हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। देखो, आज हम 12th मेगा टेस्ट अक्टूबर का वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जेई का। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है देखो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है 26 में 1 मोल ऑफ हेप्टेन। ठीक। जो कि रिएक्ट, जो कि उसका वेपर प्रेशर है 92 ऑफ एच जी, वॉज मिक्सड विथ 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है। मतलब आपके पास जो हेप्टेन है, ठीक है, उसके कितने हैं 1 मोल, और उसका वेपर प्रेशर भी आपको गिवन है कितना 92। ठीक। उसके बाद आपके पास है ऑक्टेन। ठीक। और ऑक्टेन का 4 मोल है। ठीक। और फिर उसका वेपर प्रेशर आपके पास कितना है 31 mmHg। क्या आपको पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन। देखो, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है। चलो, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लो। ठीक। तो हेप्टेन के लिए पी नॉट ए जो कि है कितना यहाँ पर, तो 92 है, इंटू एक्स ए। एक्स ए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल अपॉन टोटल मोल। इसके मोल कितने 1 और टोटल मोल कितने हो जाएंगे 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5, प्लस उसका कितना है 31, और इंटू के कितने आ जाएंगे, तो टोटल मोल, सॉरी मोल कितने हैं 4 और नीचे 5, तो 4/5। चलो ठीक है। ओके, अब 92/4 करो। ठीक है। तो 92/4 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा नियरली 92/5 करना है। 92/5, तो वो करने पे आपका आंसर आएगा 18.4, प्लस और ये आपको करना है 31.31 इंटू 4/5। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 24.8। ठीक है। टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 43.2। तो 43.2 आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। 26 में कौन सा आंसर है फर्स्ट, चेन्नई। ओके। चलो, इसके बाद चलते आगे। चलो, 27 बोला है 5% डब्ल्यू बाई वी सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विथ 1% डब्ल्यू बाई वी सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ए। ठीक है। बस तो मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जहां पर इसका क्या था, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है। तो आप लोग पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखोगे, सी आर टी लिख सकते हो ना? हाँ, लिख सकते हैं आराम से। देखो, सी आर टी दोनों आइसोटोनिक है तो सामने सामने फॉर्मूला रख लो। एक सुक्रोज के लिए रखना है, तो इस तरफ किसके लिए रखोगे, तो भी आपको कंपाउंड गिवन है इसके लिए। ठीक। सुक्रोज के लिए आप लोग क्या लिखोगे, सी आर टी इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या लिखोगे सी आर टी तो उड़ गए। ठीक है। इसका कंसंट्रेशन लिखना है। ठीक। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता है, 5 परसेंटेज है तो 5 × 1000 डिवाइडेड बाय सुक्रोज का कितना होता है 342 इंटू 100 ml इज इक्वल टू कंपाउंड ए के लिए, तो वो भी कितना है 1% इंटू 1000 अपॉन उसका मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, और ये कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, 1000 से 1000। ठीक है। मोलिकुलर वेट को आप सब्जेक्ट बनाओ, तो ये सामने जाएगा, तो 342/5 करना है। ठीक है। तो 342/5 करोगे, आपका आंसर आएगा 68.4। ठीक। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो वो होगा बॉम्बे 68.4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो, इसके बाद चलते थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक। देखो, 28 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। और जो कि आपको कितना गिवन है, सिल्वर नाइट्रेट का है 92.64 एंड 170 रिस्पेक्टिवली। ठीक। तो देखो, आपके पास आई का एक फॉर्मूला है। आई का फॉर्मूला क्या है, तो कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट के लिए ऊपर कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट, और नीचे क्या आएगा ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। ठीक है। कैलकुलेटेड कितना है, तो पूछा है पहले ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड सेकेंड वाला 170, और नीचे कितना आएगा 92.64। अच्छा, तो जब आप लोग 170 अपॉन 92 पॉइंट कितना करना है 64, ये जब करोगे तो आपका आंसर आएगा नियरली 1.83 के आसपास। ओके। और फिर आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल आई -1 अपॉन n -1।
आई कितना 1.83 माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, मतलब दो ही होंगे ना, 2 माइनस वन सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, एन कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आएगा 0.83। ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो उसका परसेंटेज निकालोगे तो 83 पॉइंट समथिंग, 83.5 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल आई इतना। आपका आंसर कौन सा हो रहा है, सेकंड वाला हो रहा है। ओके, बॉम्बे। तो बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको बी ये आपको याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है देखो, बोला है एक कंपाउंड है आपके पास, फॉर अ 1 मोलर एक्वेस सॉल्यूशन ओके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन विल शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। हमने देखो थियरी में पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो आपको याद रखना है। अब देखो, आपको पूछा है कि किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होगा, जब ये पार्टिकल क्या होंगे, लोअर होंगे। एक सिंपल बात है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, जब पहले वाला ए ऑप्शन है उसको जब मैं आयोनाइज करूंगा तो आपको टोटल दो आयन मिलेंगे। समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, COCl और बाद में क्या है, Cl2 है ना। तो सॉरी, तीन मिलेंगे, Cl2 है ना, Cl2 और एक तीन। फिर यहाँ पे एक Cl बाहर है और एक अंदर है, तो यहाँ पे टोटल दो मिलेंगे। यहाँ पर तो एक भी Cl बाहर नहीं है तो जीरो, और यहाँ पर तीन और एक चार मिलेंगे। तो किसमें नंबर ऑफ एटम जो है भाई, ये आयोनाइज करने पे मिलता है, ये ध्यान रखना। तो किसका आयोनाइज करने पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम मिल रहा है, सी ऑप्शन। जिसमें आयोनाइज करने पे आपको एक भी आयंस मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो जिसके आयंस नहीं मिल रहे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल ही नहीं रहे, इसलिए इस वाला जो थर्ड है 29, उसमें थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलो हाय सॉरी। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। खैर, आपको पता है कि जब वाटर कूल हो रहा है और वो कितना बना रहा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर डेल्टा TF जो है वो कितना हो जाता है, 10 डिग्री, क्योंकि जीरो में से माइनस करोगे तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज अ आइस इज, कितना सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF × M, बट इथिलीन ग्लाइकोल इन दिस केस, सो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 1 इंटू KF है 1.86 इंटू मोलालिटी है तो 62 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट पे उसका कितना होता है, 62 ही होता है। ठीक है, और इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, कि जब ये 10 डिग्री हुआ था तब इसका मास कितना होगा, तो W फाइंड कर लो। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे W निकालोगे तो W अराउंड कितना आएगा। ठीक है, तो 62 तो गया, और ये जीरो से एक जीरो भी गया, कितना बचा है, 2 पॉइंट निकाल दो तो 186 बचेगा, 186 ग्राम। ओके, टोटल मास मेरे पास कितना है 250 ग्राम, जिसमें से ये मास कितना मिला, जो एज अ वाटर जो है वो क्या हो गया था, एज अ आइस डिपोजिटेड हो गया था। सेपरेट कितना हो रहा है, तो 250 माइनस 186 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, सॉरी 4, तो 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है डी का, 64 बचेगा। समझ में आ गया, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये मैं निकाल रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। क्या पूछा है देखो, फॉर द प्रोडक्ट A + B गिव्स C, 31 नंबर का एक क्वेश्चन है।
इसमें दिया एक रिएक्शन A plus B gives product. The rate of reaction was doubled when the concentration A was double. ठीक है, तो पहले वाले के लिए सिंपल, तो पहले रेट लिख लो। तो आर क्या होता है, के ए और बी की कंसंट्रेशन। चलो फर्स्ट केस, जब आपका रेट कांस्टेंट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, मतलब 2R, तब ए की कंसंट्रेशन कितनी डबल है और बी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको एक्स एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स वाई। इन दोनों का पहले तो रेशियो ले लो, तो 2R अपॉन आर। चलो रेशियो लोगे तो आर आर कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, तो 2 = 2 रेस टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये दो ऑप्शन है। देखो एक से 50% तो आ गए। चलो अब सेकंड के लिए चेक करना। सेकंड में क्या बोला है, द रेट वॉज अगेन डबल। अगेन आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। when the concentration of A and B were double, मतलब 2R, तब ये भी 2 रेस टू एक्स और 2 रेस टू वाई, बट एक्स की पावर तो कितनी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, तो 2R तो उड़ गया, तो 2 = 2 × 2 रेस टू वाई, 2 कैंसिल, मतलब 1 = 2 रेस टू वाई, वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना बनेगा, 1 और 0। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस सीधा जो क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से आपको चलना है, और वो पुट करते जाओ और धीरे धीरे निकालते जाओ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो इसके बाद है 32। 32 में क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट इज 0.05 मोल पर लीटर, डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं, द इनिशियल कंसंट्रेशन वुड बी। देखो, तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, चलो मैं थोड़ी सी यहाँ पर सफाई कर दूँ। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि शायद ऊपर तो ऑप्शन ही होंगे। चलो, के की वैल्यू कितनी है, तो वो है 0.2 मोल पर लीटर इंटू आर। देखो आर में गिवन है। ठीक है, और फिर बोला है कि कंसंट्रेशन जो है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड आफ्टर 30 मिनट 0.05, है ना, वो डिक्रीज हो रही है इतना, दैट देन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन वुड बी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रही होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो क्या है उसका, तो K = R0 माइनस आर टी अपॉन टी। ठीक है, तो के तो आपको गिवन है कितना है, 0.2 इज इक्वल टू R0, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड करना है, माइनस आर टी 0.05। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो फाइंड ही करना है, R0 माइनस आर टी, और ये कितना हो गया, टी। टी है आपके पास 30 मिनट। ठीक है, बट उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। ठीक है, क्योंकि ये आर इन्वर्स है, तो मुझे यहाँ पर भी कितने से करना पड़ेगा, 1 आर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट लिखता हूँ तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, 1 आर। ठीक है, तब ये खत्म होगा, ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.05, और उसको 60 से क्या कर दो, सॉरी, और नीचे 30 है, तो 2 हो जाएगा ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.2 इज इक्वल टू 2R0। ऐसा करो, सीधे नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, तो इस तरफ 0.1 हो जाएगा। देखो ये 2 है ना, इस तरफ नीचे लेके आ जाओ, ये पेन, हाँ, तो 0.1 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.05, माइनस से इस तरफ लेके जाओ, तो 1 प्लस कितना होगा, 0.05। आपका आंसर कितना बन रहा है, सॉरी 0.1 है ना, तो 0.1 प्लस 0.05 है, तो 0.15 बनेगा। R0 करो तो आपका आंसर आएगा 0.15। प्लस करना है क्योंकि माइनस है, इस तरफ लेके जाओ, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.15। ऑप्शन देख लेते हैं क्या 0.15 है।
हाँ है ए वाला। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ए बनेगा 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखो अगर आप लोगों ने के में ध्यान नहीं रखा, क्योंकि के जो है वो किस में था? आर इनवर्स में, और आपका टाइम है 30 मिनट। अगर वो ध्यान नहीं रखा, पर अपने 60 से डिवाइड नहीं किया, तो वो आपका आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो ठीक, क्लियर। तो आज चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 33। मैं थोड़ा रफ कर लूँ, थोड़ी सी जगह बना लें। ठीक है, चलो। चलो आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखा है, बता सकते हो? इसका आंसर क्या लिखा है 33 में? चलो इसका सही आंसर आता है इक्वल टू 20 मिनट्स। खैर, कैसे आया तो देखो, आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए तो आप थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि सिंपल सिंपल फॉर्मूले बेचारे। इट टेक्स 20 मिनट फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप 1 मोलर टू 0.6 मोलर। ठीक है, तो पहले के लिए ना आप के फाइंड कर लो। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, 20 लॉग 1/0.6 होगा। ओके, तो 2.303 अपॉन 20 लॉग 1/0.6 कितना होता है? वो होता है नियरली लॉग 1.66 के आसपास। ओके, तो ये आपको वही का वही रखना है। ओके, चलो, ये आपका के आ गया। अब सेकंड क्या बोला है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप 0.6 टू 0.36। देखो, टी पूछा है ना, तो अगेन वो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। 0.6 से अगेन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये कंसंट्रेशन कितनी है? 0.6, और नीचे कितना है? 0.36। अगेन जब आप ये के की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो आपका बनेगा 0.303 लॉग। अब जब आप लोग 0.6 को 0.36 से डिवाइड करोगे, वो भी आंसर कितना आएगा? 1.66। और इसके नीचे भी क्या है? ये वाला वैल्यू देखो तो 2.303 इंटू लॉग 1.66 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू टी। ये तो पूरा उड़ गया, तो बचा क्या? 20। टाइम कितना आ रहा है? 20 मिनट्स। मतलब जो कंसंट्रेशन 1 मोलर से 0.6 मोलर होने पे 20 मिनट हो रहा था, वही कंसंट्रेशन जब 0.6 मोलर से 0.36 हो रही है, तब भी टाइम कैसा लगेगा? इक्वल ही लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया है, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। अगर आपने लॉग निकाल के पूरी वैल्यू चेक की है, तो आप थोड़े गधे हो सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक, चलो 34 में क्या बोला है? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, थोड़ी जगह बना लो। अरे सर बना दीजिए, जगह में क्या है? निकालना ही है। ओके, निकाल दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 बोला है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ वापस से मुस्कुराओ थोड़ा, है ना? आफ्टर 100 मिनट। अच्छा, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 100 मिनट। ठीक है, चलो कैसे आ रहा है देखो। आफ्टर 100 मिनट 75 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ए आर डिकम्पोज व्हेन 100 ग्राम आर टेकन इनिशियली। जब आप लोगों ने 100 ग्राम लिया है, तब 100 मिनट में कितना डिकम्पोज हो गया है? 75। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकाल सकते हो? मिनट गिवन है तो के निकाल सकते हो। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 मिनट इंटू लॉग 100/75। ये हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद बोला है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड 150 ग्राम ऑफ ए आर डिकम्पोज टू इनिशियल 200 ग्राम। ठीक है, जब ये 200 ग्राम होगा तब कितना होगा वो भी हमको चेक करना है। तो देखो ये 25 फोर जा और 25 थ्री जा, 4/3 हो गया ना? हाँ, तो के का वैल्यू तो पूरा टिक नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाले जैसा ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी टाइम कैलकुलेट करना है। तो के की वैल्यू में सिंपल ऐसा लिख रहा हूँ, 2.303 अपॉन 100 लॉग 4/3। चलो अब सेकंड के लिए टी फाइंड करो। 2.303 अपॉन के की वैल्यू नीचे वाली पुट कर दो, 2.303 लॉग 4/3 अपॉन 100। और यहाँ पर लॉग की वैल्यू क्या आएगी? तो लॉग 200 थे,
में से कितने हो रहे हैं 150, 0 0 20, मतलब 4 5 सा और 3 5 सा। तो देखो 4/3 सेम ही हो रहा है। ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, दोनों उड़ गया, तो ये 100 किधर चला जाएगा ऊपर, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मिनट वापस। तो दोनों सेम टू सेम थे, बस उसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है प्रोडक्ट का मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना था। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 100 मिनट होगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते आगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 35 में, द रिएक्शन L to M is started with 10 gram of the L after 30 to 90 minutes, 5 gram 1.25 ग्राम आर लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। तो किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। देखो, जब कोई एक रिएक्शन है आपके पास L to M में जा रहा है, ओके। अब बोला क्या इसने कि पहले जब 10 ग्राम था वो डिकम्पोज हो गया कितने 30 मिनट में, तब वो कितना हो रहा है 5 ग्राम। वापस 30 मिनट आएगा तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। वापस 30 मिनट आएगा तब ये कितना हो जाएगा 1.25। तो 30 30 30, है ना। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाफ हो रहा है, देखो टी हाफ, तब ये इतना हो गया। वापस से टी हाफ, मतलब 30 to 90 मिनट है, उसमें हाफ हाफ के अलग अलग अंतराल है, और उसमें मास क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तब ये ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद ही रखना है, जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो क्या वो कैसे डिक्रीज हो रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा। ठीक, चलो इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 36। 36 है ना, ओके, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी। चलो बना देते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है। बोला है द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ए में से क्या बन रहा है 2b, तब ऐसे जा रहा है 2b ए, और जिसका रेट कांस्टेंट है इतना 800 के। इफ द 1.10⁵ मोल्स ऑफ ए एंड 100 मोल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम, मतलब ए और बी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, तब इसका के कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलो अब if the 10⁻⁵ moles of A and 100 moles of B are present in 10 liter vessel at equilibrium, तो देखो जब आप लोग इसके लिए रेट निकालोगे तो रेट क्या आएगा के, भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन तो ए से क्या जा रहा है बी में जा रहा है, तब ए की पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए लिखा है ना, तो रिएक्टेंट में कौन है ए है, तो के ए की पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। तो चलो, तो आर इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू ए कितना हो जाएगा, बोलो बोलो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका मोल्स आपको गिवन है और 10 लीटर वेसल है, मतलब 10⁵ होगा, हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया आपका रेट। ठीक, फिर बाद में पूछा है कि इक्विलिब्रियम देन द रेट कांस्टेंट, अच्छा रेट कांस्टेंट पूछा है। और बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा होगा ना 2b में से कहाँ जाएगा ए में जाएगा, इसके लिए रेट क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के और बी की पावर 2। हाइपोथेटिकली ऐसा लिख ही सकते हैं, क्योंकि रेट कभी भी वो थियोरिटिकल होता ही नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो वो आपको अगर ऐसी रिएक्शन है तो अपने हिसाब से खुद से लिख सकते हो, अदरवाइज वो एग्जाम में लिख के देगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा होता है। ठीक है, चलो तो रेट की वैल्यू तो है मेरे पास, ये रही। ठीक है, तो रेट कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू के, और बी की पावर, बी कितना है 100 मोल्स, 100/10 और इसका स्क्वायर कर। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻³
ये 1.1 है तो ये 10⁶ हो जाएगा ना, इज इक्वल टू के 10⁴ अपॉन 4, ये कितना होगा 100, 100 × 100 होगा ना, और ये 10 × 10 होगा, एक 100 गया, 100 ही बचा सर, ठीक ओके। तो 1.5 × 10⁻³ × 10⁻6 इज इक्वल टू के 10⁻²। चलो क्लियर है, ये 10⁻² नीचे आएगा तो 1.5 × 10⁻9, और ये इस तरफ जाएगा तो 10⁻² इज इक्वल टू के। आपका आंसर होगा 1.5 × 10⁻11। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? नहीं है। हाँ डी है ना। 36 में क्या आएगा? डी आएगा, जो कि -11 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बट वो -11 ही है, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बॉम्बे होगा, ठीक है। तो डी 1.5 × 10⁻11, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो एक अच्छी सी जेरोक्स है उसमें डी ऑप्शन में लिखा है 1.5 × 10⁻11, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आपका ये आंसर कौन सा आएगा? 1.5 × 10⁻11, क्योंकि यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके ही लाए हो। खैर समझ में आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो इसके बाद देखते हैं थोड़ा, हाँ, थोड़ी जगह बना के, ठीक है। देखो, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स, 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हाँ, हाफ कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स 27, 5 मिनट एट 47, मतलब हाफ कंप्लीट हो रहा है ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हाफ कंप्लीटेड का मतलब होता है टी हाफ। हाफ कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है? टी हाफ। मतलब अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूँ, फर्स्ट जो आपको गिवन है डेटा उसके लिए, तो आपके पास के की वैल्यू मिल जाएगी K1 0.693 अपॉन टी हाफ, जो कि कितना है 20, और वो कितने टेम्परेचर पे है? 27, ओके। और जब 27 है तो उसमें 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, आपको याद रखना है। सेकंड आपके पास क्या है? K2। आप सेकंड के लिए, सेकंड डेटा इसके लिए K2 निकाल सकते हो, तो 0.693 अपन कितना निकालोगे? 5, ये आपको कितना देगा? 47 डिग्री पे, ठीक है। तो 47 में आप कितना ऐड करोगे? 273 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 320। क्लियर है? बस। फिर पूछा है एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सॉरी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला जब K1 K2 गिवन हो? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो वो होगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E A अपॉन 2.303 R, सॉरी, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। बस, तो पुट कर दो log, हाँ, अब देखो ये K2 आएगा ऊपर, और तो ये हो जाएगा 0.693, 0.693 उड़ जाएगा, और K2 5 नीचे, और 20 किधर चला जाएगा? ऊपर, तो 4 होगा ना, 4 होगा कि 1/4 होगा? चलो पुट करके देख लेते हो। K2 कितना है? 0.693 अपन 5, और फिर ये कितना आ जाएगा? 0.693 अपन 20, 20 ऊपर 5 नीचे, ओके 4 ही आएगा। इज इक्वल टू ई ए आपको फाइंड करना है 2.303, ओके, जूल में है तो 8.314, ठीक है। और T2 20, और 320 इंटू, जब आप लोग ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तब आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपके पास ए की वैल्यू 35.14 किलो जूल पर मोल। ये जो आपका आंसर आएगा ना, इसे वो जूल में आएगा, फिर इसको किलो में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे लिखना है? कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। चलते आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है? बोला है द रिएक्शन ऑफ ओजोन will with oxygen atom in the presence of chlorine atom can occur by two step process ना। और दोनों अलग अलग प्रोसेस है आपके पास, कौन सी देखो, O3 गैस, Cl माइनस गैस, ओके, इसका एक K1 दिया है आपको, ओके, और ये
हाँ देखो ये एक है ना फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, और ये जो रिएक्शंस होती है O3 O- में टू गैस, क्योंकि आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो वो फॉलो करेगा सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप इज इक्वल टू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए इसीलिए जो स्लोवेस्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट होगा वही आपका पूरे रिएक्शन का क्योंकि जो फास्ट होगी वो तो तुरंत हो जाएगी, पर जो धीरे 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 हो रही है वही आपका क्या बनेगा, पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर वही का वही हो जाएगा, बस यही ध्यान में रखना। आपका आंसर क्या आएगा, सी 5.2 इंटू 10⁻⁹ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या समझ में आ गया? ओके, उसके बाद नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में, इट इज ट्रू दैट, क्या ट्रू है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है? वो नहीं होती, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो नहीं, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, नहीं, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप लोग शो करोगे में जीरो ऑर्डर जो है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप नहीं होती, ओके, वो आपको ध्यान में रख। चलो इसके बाद ऑर्गेनिक में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ HBr फॉर फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसके अलग अलग क्या डेरिवेटिव्स है उनको ध्यान में रखें। तो देखो, आपको बी आर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, CH2+, यहाँ पर भी CH2+, 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 ओके। तो देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कौन सा कार्बोकैटायन जब OH रिमूव होगा तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले तो इन दोनों के केसेस की बात करनी है, NO2Cl, पहले इन दोनों के केसेस की बात करो। तो बेंजीन इनके सिवाय यहाँ पे क्या है, OCH3, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो यहाँ पर Br क्या होगा, आराम से अटैच होगा, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा अटैच हो जाएगा। इन दिस केस ए वाला सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर बी वाला आएगा, फिर सी और डी में देखो, एक NO2 एक Cl है, NO2 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Cl, तो सी आएगा एंड देन डी आएगा। कार्बोकैटायन की स्टेट में मतलब ऐसा कोई है ऑप्शन, देख लो ABCD, डी वाला ऑप्शन हो, ठीक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस स्टेबल कार्बोकैटायन देख लो, वही आपका Br अटैच कर देगा फास्ट, वही फास्ट रिएक्शन देगा, बस वही आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इसके बाद चलते आगे। तो रिएक्शन में क्या बोला है कि जो यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड है, रिंग है जिसमें एक OH अटैच है इस तरफ, फिर ये एक कार्बन है जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, देन एक और मिथाइल ग्रुप है। अब कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है, और मतलब वो कौन सी है, डिहाइड्रेशन पे, ठीक है। वाटर का मोलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ऐसा होगा, इसके साथ एक OH है, एक कार्बन है, एक CH3 है, वापस OH है और वापस CH3 है, ठीक है। जब भी आप कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे ये हो जाएगा रिमूव, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनेगा, अभी ये निकल गया तो डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये OH निकलेगा, हाँ सॉरी यहाँ से नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको H2 निकालना है ना। तो अगर मैं यहाँ से OH और H निकालूँ तो आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे ये तो निकल गया,
ठीक है, कार्बन CH3, डबल बॉन्ड O होगा एंड देन CH3, यहाँ से OH निकल गया तो एक दो और तीन ही बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक। तो माइनस होगा तो ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब वापस से रीअरेंजमेंट करना शुरू कर देगा। ध्यान, यहाँ पे वापस से रीअरेंजमेंट होके क्या बनाएगा, चार कार्बन थे, एक कार्बन और अटैच हो जाएगा, इसके पास एक कार्बन पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक के पास, हाँ ये कार्बन सीधा अंदर अटैच हो जाएगा तो दो CH3 ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, मतलब ये जो केस है वो एक रिंग एक्सपेंशन वाला केस है, ध्यान रखना। आपको ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O M E, हमने क्या लिखा था, लिखा था ये वाला, जिस ये नहीं बनेगा, ये वाला केस बनेगा जिसमें ये साइक्लोप्रोपेन जैसा कुछ बनेगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जैसा कुछ बन रहा है, हाँ ये रहा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डीसा होगा, ध्यान रखें, रिंग एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा कौन फास्ट रिएक्टिव होगा। तो देखो, जो SN1 रिएक्शन में क्या करना होता है, तो Cl माइनस आयन को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इन दिस केस Cl माइनस आयन रिमूव होगा। तो चलो, यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है। ठीक है, देखो Cl को जरा रिमूव करो, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये पॉजिटिव बनेगा, एक ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, देखो एक है NO2, एक है CH3, एक है H और OCH3। देखो इस वाले केसेस में भी हमने देखा था OCH3 वाला ज़्यादा कार्बोकेटायन शो कर रहा था, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो एक तो NO2 है, एक CH3 है और एक H है, तो H मतलब वही हुआ बेंजीन रिंग जैसा ही। ठीक है ये तो सेकंड केस पे आएगा, एक CH3 है और एक NO2। इन दिस केस OCH3 वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो बनाएगा, क्योंकि जिसमें प्लस आई इफेक्ट है प्लस आर इफेक्ट, ये ध्यान में रखना। आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद चलते आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में क्या बोला है, तो देखो एक सिंपल एक कंपाउंड है, इसमें SO2 Cl2 और pyridine के साथ रिएक्ट करनी है। SO2 Cl2 में क्या होगा, Cl माइनस आयन अटैच होगा, जो कि OH को निकाल के इसकी जगह क्या अटैच होगा, Cl माइनस। ठीक है, बट जब हम लोग ये वाला केस देखते हैं, तब आपको प्रोडक्ट एक नई इन्वर्जन टाइप मिलेगी। इन्वर्जन टाइप मीन्स आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो जो OH और H है वो स्लाइटली रोटेट करेंगे। ठीक है, और वो जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोग जब लिखते हैं ना, तब उसको 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा लिखते हैं, और फिर ऐसे घूम के जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनती है। तो Cl इधर लगेगा, अब सबकी बात सही है, OH की जगह Cl लगेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। ठीक, OH जगह Cl और एक आ गया CH3 और एक D। बट ये OH ऐसे डायरेक्ट टर्चेज नहीं होगा, वो pyridine स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मीडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, OH निकला, Cl अटैच हो गया। बट ये जो स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी वो रोटेशन वाली होगी, CH3 कार्बन के साथ H, Cl, देन क्या बचा, T। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, जैसे कैसे सीज और ट्रांस होती है, सिमिलरली यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग 1 2 3 नंबर लिखते हैं और फिर उसको रोटेशन दिखाते हैं, तो किस तरफ वाला आ रहा है, ये वाला ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, चलो, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में क्या बोला है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स के लिए क्या है, मतलब सही क्या है। देखो, फ्रियॉन्स तो क्या वो दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, क्या वो फ्लोरोक्लोरो, सॉरी,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। दीज आर केमिकल यूज स्किन कैंसर, कॉजिंग स्किन कैंसर। दीज आर रेडिकल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोक्साइड, ये तो होता ही नहीं है। ऑल रेडिकल आर फ्रियॉन्स, नो ये भी होता। देखो फ्रियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में से ही निकाला हुआ है, जरा देख लेना। इसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी आप। ठीक है तो जरा ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोला है, तो बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट: टोल्यूइन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ओ डाइक्लोरोबेंजीन एंड पी डाइक्लोरोबेंजीन। देखो इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए नाम जरा ऊपर नीचे हो गए, आपको ऑप्शन उसके नीचे ही रखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास टोल्यूइन। टोल्यूइन का सिंपल क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, और इसका कुछ ना कुछ तो होता ही है, अराउंड होता है म्यू इज इक्वल टू 0.3 या 36 के आसपास होता है। ठीक है, फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका भी कुछ ना कुछ होता है। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन को हम लोग ऐसा बोलते हैं ClCl। ठीक है, और इससे थोड़ा ज़्यादा होता है उसका 1.72 के आसपास। ठीक है, और फिर एक आता है आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन मतलब ClCl ऐसे होगा नज़दीक, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और लास्ट में है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसकी ज़ीरो होती है। अब आप लोगों को समझ में आ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देखो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ओवरऑल क्या हो जाएगा म्यूजिक जीरो। ठीक है, टॉलिन की हाँ होती है कुछ, बट बहुत ही कम होती है। ऑर्थो की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इससे थोड़ी कम क्या होती है, हाँ आपको अगर याद रखने को पूछे तो मेटा सॉरी ऑर्थो की सबसे ज़्यादा, देन मेटा देन पैरा, को ध्यान रखना। ओके, तो देखो पहले केसेस में क्या है, टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन की होती है 0.36। पैरा की तो ज़ीरो होती, पैरा कहाँ है, पैरा 4 में है, तो 4 वाला बहुत ही कम। लास्ट वाला कौन सा है, जैसे 3 ऑप्शन है फिर कोई बात नहीं। फिर ओ वाला सबसे ज़्यादा, ओ मतलब कौन सा है, ओ मतलब है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये रहा ये रहा ये रहा ओ फिर आपको देखना है मेटा, मेटा वाला कौन सा, सेकंड, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा किस में, तो ये रहा, इसमें भी है बट ये आगे पीछे ये हो गया गया, तो है ही नहीं। इसमें 4 वाला आगे बट ये 1 2 इधर हो गया। बी इज योर करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, बॉम्बे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 46। इक्वी मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज है स्पेसिफिक रोटेशन। यार मैंने आपको बताया हुआ जब मिक्सचर होगा तो वो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज मिलके बनाएगा तो कौन सा, डी ग्लूकोज ही बनाएगा। और डी ग्लूकोज का कितना होता है, तो 52.5 डिग्री होता है। ठीक है, मिक्सचर का ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। अगर अगर प्योर स्टेट में अभी अभी बना हुआ अल्फा ग्लूकोज है तो उसका कितना होता था, 112। अगर प्योर बीटा ग्लूकोज है इसका कितना होता था, 190। और ये इंक्रीज होता था, ये डिक्रीज होता था, और ओवरऑल कितना बनता था, 52.5। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, जो कि आपको याद रखना। क्या समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, आ गया नीचे, हाँ क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला है, द नेम ऑफ द डाइपेप्टाइड, है ना। तो देखो डाइपेप्टाइड का आपको नेम बताना है। ठीक है, आपका डाइपेप्टाइड है NH2, ये जरा थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये है नहीं इधर। NH2 CH CH3 COOH प्लस NH2 CH2 COOH। आपको पता है ये क्या है, तो ये है एलेनिन, एलेनिन, और ये है ग्लाइसिन। दोनों को मिलाओ, एलेनाइल, एलेनाइन ग्लाइसिन। बस एक मात्र ऑप्शन ये है, जब इन दोनों को मिक्स करोगे आपका ये कंपाउंड बनेगा। देखो NH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 COOH।
दो अमीनो एसिड मिलके एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना रहे, बट एक है एलेनिन और एक है ग्लाइसिन, तो फिर ये क्या बनाएगा, एलेनाइल और ग्लाइसिन। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो क्लियर है, ओके। इसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का कौन सा टेस्ट होता है। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से नोट में लिखवाया हुआ है, खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो आता है ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, इन दिस केस ये सीधा थियोरेटिकल था, तो आपको याद ही रखना है ब्यूरेट टेस्ट। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, चलो। पता है मैंने आप लोगों को एक ज्विटर आयन बताया था। हाँ सर, बताया था। एक बार वापस से बता दो, बता देते। जब ज्विटर आयन H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, okay, तो क्या होता था। तो चलो, मैं ज्विटर आयन तो बाद में बताऊंगा, यहाँ पे NH2 लिख के, चलो 2 लिखता हूँ। RH एक C H प्लस है ना, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो NH3 प्लस बना दे, तो COH ही रहेगा। ठीक है, और जब ये OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, NH2 CRH C माइनस बने। ठीक है, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, तो ये क्या होता था, बेसिक, जिसकी पीएच क्या है, सबसे ज़्यादा है 7 से। यहाँ पर COH ग्रुप है जो कि एसिडिक होता था, और इसकी पीएच कम है, किससे, 7 से। ठीक है, चलो। तो पूछा है कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा है, तो पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है मतलब बेसिक है, तो बेसिक होगा मतलब नेगेटिव आयन है। तो क्या नेगेटिव आयन अमीनो एसिड विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड भी नेगेटिव होता है, तो क्या नेगेटिव आयन की तरफ जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, मतलब फर्स्ट गलत। एट द पॉइंट अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा तब ये ज्विटर आयन की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा दिख रहा है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पीएच कम होगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ना, पीएच कम होगी, एमिनो एसिड विल टुवर्ड्स एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है इन दिस केस, तो क्या ये पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी गलत। एट द पॉइंट एमिनो एसिड आर बेसिक इन नेचर, नहीं, ये तो स्वीटर आयन बनाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे होगा। एट द पॉइंट एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन फॉर्म स्वीटर आयन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। आपके पास है स्टार्च, याद रखो, जब स्टार्च में आप लोग डायास्टेज एंजाइम का यूज़ करोगे, डायास्टेज, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो होता है माल्टोज। ठीक है, जब डायास्टेज ऐड करते हो तो क्या मिलता है, माल्टोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सबका फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11। जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, माल्टोज में से क्या बनता है, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। स्टार्च से डायास्टेज डालोगे तो क्या बनेगा, माल्टोज, और माल्टोज में से क्या बनेगा, ग्लूकोज, बात खत्म। तो आपका जो आ रहा है आंसर वो एक माल्टोज माल्टोज, तो ये तो दोनों गए, फिर बाद में आ रहा है ग्लूकोज, तो ये तो फ्रुक्टोज है। एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आएगा, माल्टोज एंड डी ग्लूकोज। क्या समझ में आ गया, ओके। बस आपका था ये मेगा टेस्ट, टोटल 25 क्वेश्चंस। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, समझ में आ गया ना। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।